गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जो अपनी पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई जो उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर जब परिक्रमण करता है, मतलब ग्रह के चारों तरफ जब वो चक्कर लगाता है तो उसको चक्कर लगाने में जो कितना समय लगता है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो उसका आवर्त काल होता है, उस आवर्त काल का मान हमने अपनी पिछली क्लास में निकाला। ठीक है, आवर्त काल हमने निकाल लिया था। उस आवर्त काल के बाद हमने निकाला था कि जो उपग्रह होता है उसको ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए उसकी जो ऊर्जा होती है वो, देखो उपग्रह की अगर हम बात करते हैं, उपग्रह जो होता है वो ग्रह से बंधा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि बेटा उपग्रह का आकार कम होता है किसकी तुलना में? ग्रह की तुलना में। जब उपग्रह का आकार कम है तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर ज्यादा लगता है, ग्रह उसको अपने आप से बांधे रखता है, तभी वो ग्रह के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने उपग्रह की ऊर्जा निकाली थी, जो अपने पास कितनी आई थी, वो ऊर्जा अपने पास आई थी E - G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन v2। R क्या था? R था अपने पास ग्रह तथा उपग्रह के बीच की दूरी, कि ग्रह और उपग्रह के बीच में अपने पास कितनी दूरी है। स्मॉल m क्या था? तो स्मॉल m अपने पास था उपग्रह का द्रव्यमान। कैपिटल M क्या था? तो कैपिटल M अपने पास था ग्रह का द्रव्यमान। और G क्या था बेटा? तो G अपने पास था गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। ये जो ऊर्जा है ये बेटा कहलाती है उपग्रह की बद्ध अवस्था में ऊर्जा, की बद्ध अवस्था में ऊर्जा। बेटा बद्ध अवस्था में ऊर्जा से यहां से मतलब क्या है कि देखो उपग्रह जो होता है वो ग्रह से क्या होता है? बंधा हुआ होता है, ग्रह के चारों तरफ एक गुरुत्वीय क्षेत्र पे क्या करता है? गति करता है, इसलिए उससे बंधा हुआ होता है। उस बंधे हुए उपग्रह की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? वो होती है E बराबर -G m अपॉन में 2r। अब देखो इतना हमने पिछला कर लिया था अपना। अब अगर हम बात करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे उपग्रह की बंधन ऊर्जा। उपग्रह की बंधन ऊर्जा। देखो बेटा उपग्रह की जो बंधन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, पहले तो इसको समझो कि जो उपग्रह होता है उसकी बंधन ऊर्जा होती है। बेटा उपग्रह जो होता है वो ग्रह के चारों ओर क्या लगाता है? एक चक्कर लगाता है, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो जब कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका जो वेग होता है वो कितना होता है? VO होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? तो इसको बोलते हैं कक्षीय वेग बोलते हैं। कौन सा वेग बोलते हैं? इसको हम कक्षीय वेग बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें कि अपने पास कोई उपग्रह है, उस उपग्रह को हमें ग्रह की कक्षा से बाहर निकालना है, ग्रह की कक्षा से उसको क्या करना है? मुक्त करना है। कि कोई उपग्रह है, उस उपग्रह को हमें ग्रह की कक्षा से क्या करना है? मुक्त करना है। ग्रह की कक्षा से उस उपग्रह को क्या करना है? बाहर निकालना है। तो ऐसी स्थिति में जितनी ऊर्जा हमें चाहिए वो क्या कहलाती है? उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कि अगर किसी उपग्रह को हमें ग्रह की कक्षा से मुक्त करवाना है, देखो उपग्रह जो होता है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसमें? ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र में, उसके द्वारा वो बंधा हुआ है। अगर हमें किसी उपग्रह को ग्रह की कक्षा से बाहर निकालना है, ग्रह की कक्षा से उसको मुक्त करवाना है, तो मुक्त करवाने के लिए हमें कम से कम जो ऊर्जा चाहिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी उपग्रह को ग्रह की कक्षा से कहां पे? बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, वो कहलाती है। कौन सी ऊर्जा? बंधन ऊर्जा कहलाती है। एक ऐसी ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी उपग्रह को ग्रह की कक्षा से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं, उसको ग्रह की कक्षा से कहां निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो ऊर्जा क्या कहलाती है? उपग्रह की बंधन ऊर्जा। देखो उपग्रह की अपने पास जो ऊर्जा हमने निकाली थी वो कितनी थी? वो थी -G m अपॉन में 2r। इतनी ऊर्जा उपग्रह के पास होती है। इस ऊर्जा के कारण वो ग्रह से क्या होता है? बंधा हुआ होता है।
अब हमें इस उपग्रह को वहां से क्या करना है, बाहर निकालना है। जब उपग्रह को हम वहां से बाहर निकालेंगे तो हमें बेटा उपग्रह की जो कुल ऊर्जा उसको जीरो करनी। अगर उपग्रह की कुल जो ऊर्जा है वो जीरो हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो उपग्रह है वो ग्रह की कक्षा से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बेटा उपग्रह की जो ऊर्जा थी ये इतनी थी, इसको जीरो करने के लिए क्या कर दो, इसमें इतना ही जोड़ दो। वो माइनस का था, हमने इसमें प्लस का इतना ही क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब हम इसमें इतना जोड़ेंगे तो प्लस माइनस दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। कुल ऊर्जा कितनी होगी, जीरो। मतलब हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है और इतनी ऊर्जा हम अगर किसी उपग्रह को देंगे तो उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा जीरो हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि वो ग्रह की कक्षा से निकल जाएगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला आया वो क्या हो गया, Gmm अपॉन में 2r प्लस का। इतनी ऊर्जा जो है वो किसी उपग्रह को ग्रह की कक्षा से मुक्त करवाने के लिए जरूरी होती है। और ये जो ऊर्जा है ये क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है उपग्रह की बंधन ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। अब देखो इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है भूस्थायी उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह, बेटा भूस्थायी उपग्रह को समझने से पहले हमें आवर्त काल और घूर्णन काल में अंतर पता होना चाहिए। आवर्त काल और किसमें, घूर्णन काल। कि आवर्त काल क्या होता है और घूर्णन काल क्या होता है, इन दोनों में हमें अंतर पता होना चाहिए। अब देखो अगर हम आवर्त काल और घूर्णन काल में अंतर की बात करते हैं तो आवर्त काल क्या होगा, देखो कि किसी वस्तु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो कहलाता है आवर्त काल। उसको क्या बोलते हैं, आवर्त काल। अगर मान लो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा करती है तो पृथ्वी का परिक्रमण काल कहलाएगा या क्या कहलाएगा, पृथ्वी का आवर्त काल। एक ही बात है, ठीक है। पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर भी कौन सी गति करती है, घूर्णन गति करती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करेगी तो इस पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ पर उसका कौन सा काल होगा, घूर्णन काल। ये हो गया घूर्णन काल। कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो उसमें जो समय लगा वो कहलाता है उसका घूर्णन काल। अगर हम बात करें पृथ्वी के आवर्त काल की तो पृथ्वी का जो आवर्त काल होता है वो होता है 365 सही 1/4 दिन। इतने समय में वो सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर क्या कर लेती है, पूर्ण कर लेती है। अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी के घूर्णन काल की तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है, 24 घंटे में वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। तो ये होता है पृथ्वी का घूर्णन काल और ये हो गया पृथ्वी का आवर्त, ठीक है। अब बात करते हैं भूस्थायी उपग्रह की। अगर अपने पास कोई उपग्रह है और उस उपग्रह का जो आवर्त काल है, मतलब वो उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, तो ऐसी स्थिति में उस उपग्रह का जो एक चक्कर पूरा हुआ, उस एक चक्कर को पूरा करने में जो उपग्रह को समय लगा, यदि वो समय पृथ्वी के किसके बराबर हो, घूर्णन काल के बराबर। कि कोई उपग्रह है, उस उपग्रह को एक चक्कर ग्रह के चारों तरफ पूरा करने में जो समय लगता है वो पृथ्वी के किसके बराबर है, घूर्णन काल के। मतलब यानी कि वो इस उपग्रह का जो आवर्त काल होता है वो कितना होता है, 24 घंटे होता है। कि एक ऐसा उपग्रह जिसका आवर्त काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर हो वो क्या कहलाएगा, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। कौन सा उपग्रह कहलाता है वो, तो वो अपना कहलाता है भूस्थायी उपग्रह, ठीक है। तो भूस्थायी जो उपग्रह होता है उसका जो आवर्त काल होगा, परिक्रमण काल होगा, वो किसके बराबर होगा, पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर, ठीक है। और बेटा ऐसी स्थिति में देखो जब पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है तो वो भी 24 घंटे में अपना एक चक्कर क्या करेगा, पृथ्वी से पूरा करेगा। मतलब अगर उसको किसी जगह पर पृथ्वी से ऊपर स्थापित कर दिया गया तो वो सदैव उसी जगह पर विस्थापित रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वेग कैसा है, समान। दोनों एक समान वेग से, मान लो पृथ्वी ऐसी चल रही है तो ये भी ऐसे चलेगा, दोनों का वेग एक जैसा रहेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हमें कैसे दिखाई देंगे, स्थिर दिखाई देंगे। जैसे मान लो दो गाड़ियां हैं, दो रेलगाड़ियां हैं, वो समान वेग से गति करती हैं।
करती ना। जब दोनों का वेग समान है तो बेटा दोनों एक दूसरे के सापेक्ष ऐसी लगेगी, भाई ये भी खड़ी और ये भी खड़ी है, तो उसमें बैठे यात्री तुम्हें बिल्कुल स्थिर दिखाई देंगे जैसे तुम बैठे हो। क्यों? क्योंकि दोनों का वेग कैसा है? समान। तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसे दिखाई देते हैं? स्थिर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यही भूस्थायी उपग्रह के लिए भी क्या होगा? ये का सिस्टम होगा, क्योंकि इसका जो समय है आवर्तकाल का और पृथ्वी का घूर्णन काल दोनों एक साथ घूमते हैं, एक साथ एक ही जगह पर घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हमें कैसे स्थायी दिखाई देंगे? स्थिर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब देखो भूस्थायी उपग्रह का उपयोग होता है वो कहां पे होता है? तो बेटा भूस्थायी उपग्रहों का उपयोग जो होता है वो मौसम संबंधी जानकारियों में किया जाता है। सबसे पहले तो किसमें करते हैं हम? मौसम संबंधी जानकारियों में हम भूस्थायी उपग्रह का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसके अलावा उल्का पिंडों के अध्ययन में हम किसका उपयोग करते हैं? हम भूस्थायी उपग्रह का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें संचार व्यवस्था में, तो संचार व्यवस्था में भी बेटा हम किसका उपयोग करते हैं? भूस्थायी उपग्रहों का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे भाग हैं जिनमें हम किसका उपयोग करते हैं? भूस्थायी उपग्रह का उपयोग करते हैं। अब देखो भूस्थायी जो उपग्रह होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में तो चक्कर लगाता है, लेकिन उसका वेग जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन वेग के बराबर हो गया, जब तो स्थिर दिखेगा। ठीक है, तो जो भूस्थायी उपग्रह की कक्षा होती है उसको पार्किंग कक्षा बोलते हैं। बेटा कौन सी कक्षा बोलते हैं इसको? तो इसको बोला जाता है पार्किंग कक्षा। कि जो भूस्थायी उपग्रह होता है उसकी जो कक्षा होती है उसको बोला जाता है पार्किंग कक्षा। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि भूस्थायी जो उपग्रह होता है उसको कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर उसको क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। तो हम भूस्थायी जो उपग्रह है उसकी पृथ्वी सतह से क्या निकालेंगे? तो बेटा उसकी पृथ्वी सतह से हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे कि पृथ्वी सतह से वो जो भूस्थायी उपग्रह है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो देखो अपने पास क्या आएगा? तो अपना जो अगला टॉपिक हो गया वो हो गया भूस्थायी उपग्रह। उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई, पृथ्वी सतह से क्या आगे उसकी ऊंचाई। अब देखो बेटा भूस्थायी उपग्रह की हमें निकालनी है पृथ्वी सतह से ऊंचाई। तुम कैसे निकालेंगे? कि मैं माना अपने पास स्मॉल एम द्रव्यमान का एक भूस्थायी उपग्रह है जो कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, और वीओ वेग से चक्कर लगाता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? मतलब पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की जो दूरी है वो कितनी है? स्मॉल आर, और पृथ्वी सतह से उसकी ऊंचाई कितनी हो गई है? स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी के चारों ओर वीओ कक्षीय वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, जिसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है? स्मॉल आर, और पृथ्वी सतह से ऊंचाई कितनी है? उसकी h है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं देखो उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है बेटा? उपग्रह के परिक्रमण काल का फॉर्मूला। तो देखो अगर यहां से मैं उपग्रह का परिक्रमण काल निकालूं तो परिक्रमण काल अपने पास यहां से कितना आ जाएगा? देखो t बराबर होता है किसके? 2 पाई r अपॉन में v, यानी कि परिधि बटामी कक्षीय वेग। हमने पहले भी निकाला है बेटा। vo जो होता है इसका मान होता है कक्षीय वेग का फॉर्मूला √gr, या दूसरा मान होता है gm अपॉन में स्मॉल r। तो हम यहाँ पे देखो अपने पास स्मॉल r दूरी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेंगे? हम स्मॉल r का फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेंगे। तो क्या आएगा? t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन में रूट, ये हो गया gm अपॉन में स्मॉल r। बेटा भाग के भाग में जो होता है वो ऊपर कहां चला जाता है? गुणा में। तो जब ये ऊपर गुणा में जाएगा तो क्या आएगा? 2 पाई r इंटू में आ गया √r अपॉन में हो गया √gm। ये यहां से इसका क्या आ गया? मान आ गया। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको आगे सोल्व करने पर अपने पास मान क्या आएगा?
ये हो गया देखो t बराबर 2 पाई आर, इंटू में आर की पावर रूट का मतलब आधी, अपन में हो गया रूट जी एम। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? देखो हम जानते हैं, हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है, g इक्वल्स टू होता है gm अपोन में आर स्क्वायर। तो यहां से gm इक्वल्स टू होगा स्मॉल g इंटू में आर। इसकी जगह पर इसका मान रख दो, क्या आएगा? t इक्वल्स टू 2 पाई आर की पावर 3/2 अपोन में हो गया रूट जी आर स्क्वायर। हो गया बेटा? हम जानते हैं, और वो क्या जानते हैं कि स्मॉल आर जो होता है इसका मान होता है कैपिटल आर प्लस में एच। किसके होता है? स्मॉल आर का जो मान होता है वो कैपिटल आर प्लस में किसके होता है? एच के। तो इसकी जगह पर इसका मान रख दो, क्या आएगा? टी इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस में एच की पावर 3/2 और अपोन में हो गया रूट जी आर स्क्वायर। हो गया? अब देखो यहां से जो मान आएगा वो क्या आएगा? ये आ गया टी इंटू में रूट जी आर स्क्वायर बराबर 2 पाई, ये हो गया आर प्लस में एच की पावर 3/2। कितनी हो गई? आर प्लस में एच की पावर 3/2। अगर मैं यहां पर और करता हूं, देखो इस मुझे पावर 2 को हटाना है, 1/2 आ रहा है, इसको हटाना है, तो क्या कर दो? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो बेटा। वर्ग क्या आएगा? तो टी का वर्ग हो गया टी स्क्वायर, वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? जी आर स्क्वायर बच गया। इसके बाद आगे का जो मान है यहां पे देखो 2 का वर्ग हो गया 4, पाई का हो गया पाई स्क्वायर, और देखो आर प्लस में एच की पावर 3/2 और इसका वर्ग मतलब गुणा में हो गया 2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो अपने पास जो मान आया यहां से वो मान देखो क्या है? तो यहां से अपने पास मान आ गया, देखो वो आया टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस में एच की। आ गया मान। इसको सोल्व कर दो, देखो आगे जब करोगे तो ये आएगा आर प्लस में एच की क्या आ गई अपने पास? क्यूब। बेटा जो गुणा में है वो कहां पे आएगा? भाग में। तो ये आ गया टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपोन में हो गया 4 पाई स्क्वायर। ठीक है? अब इसका देखो यहां पर क्यूब है, क्यूब हटाना है, तो देखो इस तरफ से जब क्यूब हटेगी तो ये दूसरी तरफ ये घात किस में चली जाएगी? 1/, में चली जाएगी। तो ये आया आर प्लस में एच और इस तरफ का मान हो गया टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपोन में 4 पाई स्क्वायर और इसकी पावर हो गई कितनी? 1/3। इस तरफ से क्यूब हटी तो दूसरी तरफ क्या चले जाएगा? उसका घनमूल चला गया। तो इस तरफ मैंने इसका क्या ले लिया? घनमूल ले लिया। 1/3 का मतलब क्या होता है? हमेशा घनमूल होता है। हमें मान निकालना है बेटा, ऊंचाई मतलब h का निकालना है, तो h बराबर क्या आ जाएगा? ये आया टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपोन में 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 और माइनस में क्या हो गया? आ, क्योंकि इस तरफ मान प्लस का था, दूसरी तरफ जाके कैसा हो गया? माइनस का। अब देखो भूस्थायी जो उपग्रह है, इस भूस्थायी उपग्रह का अगर हम मान निकालें तो भूस्थायी उपग्रह का मान हम किसके लिए निकालेंगे? पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी के लिए हमें इन सबके मान पता है, तो देखो पृथ्वी के लिए जब हम इनका मान निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? इसमें पृथ्वी के लिए मान रख दो तो अपने पास आ जाएगा। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? भूस्थायी उपग्रह की। किसकी बात करता हूं? भूस्थायी उपग्रह के लिए। क्या होगा बेटा भूस्थायी उपग्रह के लिए? देखो टी जो आवर्त काल होता है भूस्थायी उपग्रह का वो कितना होता है? वो होता है 24 घंटे। मतलब उसको पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो उसको 24 घंटे का समय लगता है। तो यहां से आ गया, देखो सेकंड में चाहिए मान, गुणा में 60 और गुणा में 7, ये मान आ गया किसमें? सेकंड में। ये हो गया हमारा भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल। ठीक है? इसके अलावा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना होता है? जी बराबर होता है 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। आर चाहिए, आर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो ये होती है 64 गुणा में 10 की पावर 5 मीटर होती है। इसके अलावा पाई, पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 3.14। ये सारे के सारे मान इस वाले समीकरण में रखो। तो बेटा x बराबर देखो अपने पास क्या आएगा, t की जगह मान रखो, देखो 24 गुणा में 60 और गुणा में 60 और स्क्वायर था तो इसका क्या हो गया स्क्वायर। जी की जगह जी का मान रखो कितना है 9.8 गुणा में आर, आर की जगह आर का मान रखो कितना है, ये है 64 गुणा में 10 की पावर 5 और इसका क्या हो गया स्क्वायर अपोन में 4 गुणा में 3.14 पाई का मान इसका स्क्वायर और इस पूरे की घात कितनी है बेटा, तो इस पूरे की घात है 1/3 लगा दी पूरे पर। अब आगे निशान किसका, माइनस का, और इसमें से घटेगा आर, आर का मान कितना है 64 गुणा में 10 की पावर हो गया मान। जब इसको सोल्व किया जाता है तो उत्तर आता है यहां से 36,000 किलोमीटर। यानी कि यदि कोई भूस्थायी उपग्रह है तो उस भूस्थायी उपग्रह को पृथ्वी सतह से कितनी दूरी पर स्थापित किया जाता है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर उसको क्या किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। तो वो कौन सा उपग्रह होगा, वो भूस्थायी उपग्रह होगा। जब हम उसको इतनी दूरी पर स्थापित करेंगे तो उसका जो आवर्त काल है, मतलब वो पृथ्वी के चारों तरफ जो एक चक्कर लगाता है, वो एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा, जो पृथ्वी की किसके बराबर होता है, घूर्णन काल के बराबर होता है। तो ये बेटा हमने भूस्थायी उपग्रह पढ़ लिया। इसके बाद अपने टॉपिक बचते हैं ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, भारहीनता क्या होती है, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह की पर भारहीनता हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये बेटा हम सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।